आज खास कार्यक्रम आपको हम बताएंगे किस तरीके से ना सिर्फ कृषि में बदलाव हुआ बल्कि कृषि का पूरक कहे जाने वाले माने जाने वाले पशुपालन की जो स्थिति है वहाँ पर किस तरह का बदलाव आया। हमने देखा कि इसके लिए ना सिर्फ पहले जो विभाग था उसका गठन किया गया एक नए मंत्रालय के रूप में, तो वहाँ पर किस तरह की अभी अवसर भी हैं, किस तरह का बदलाव इन ना सिर्फ 8 सालों में आया है और आने वाले समय में भी कितना बड़ा बदलाव आएगा, इस पर आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रुपाला जी। बहुत बहुत स्वागत मंत्री जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी राम राम सभी किसानों को, सभी पशुपालकों को। और आपको बता दें हमारे साथ इस खास कार्यक्रम जो स्टूडियो में हैं अलग अलग राज्यों से आए किसान भी जुड़े हैं और इसके साथ ही 6 और राज्यों से हमारे जो केंद्र हैं उनसे भी हमारे साथ जो किसान हैं वो आज इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा कि कृषि का पूरक माना जाता है पशुपालन को, लेकिन अगर देखा जाए मंत्री जी अब ये जो पूरक है रोजगार का हो चला है पशुपालन, इसके साथ साथ मुनाफे का पूरक हो चला है। कितना बदलाव हम कह सकते हैं इन 8 वर्षों में हमने देखा है इस क्षेत्र में? देखिए, तो सबसे पहले ये पशुपालन विषय को लेकर आपने इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना करने के लिए मैं डीडी किसान को धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और हमारे साथ एक स्टूडियो में मौजूद जो किसान भाई बहन हैं उनको, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जगह पे जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी किसान भाई बहनों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। आपने सवाल तो मुझे ये किया कि कितना बदलाव 8 साल में जी इस क्षेत्र में हुआ है। मैं इसका जिक्र करने से पहले ये आपको बताना चाहूँगा और सभी किसानों के साथ मेरे व्यूज़ शेयर करना चाहूँगा देश के पशुपालन मंत्री के नाते कि पशुपालन ये हमारे देश की परंपरागत एक व्यवसाय थी। ऐसे पीढ़ियों से हम यही व्यवसाय करने आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने हमको बताया था कि भाई गाय चराते रहो, हम आपका भरण पोषण करते रहेंगे। तभी से ये हमारे देश में एक व्यवसाय के रूप में हम इसको करते आ रहे थे। समय के बदलाव के चलते इसमें टेक्नोलॉजी का आविष्करण होना जरूरी था, समय के अनुरूप उसमें बदलाव लाने की आवश्यकताएं थी जी। इन सारी चीज़ों में अभी मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला जी, तो इनके चलते कई चीज़ों में आज देश को नए आयाम देखने को मिल रहे हैं। मगर मैं मानता हूं कि उन सारे आयामों के बावजूद हम इसमें कई चीज़ें कह सकते हैं। 370 से लेकर हमने ये जो कोरोना में अभी पूरी दुनिया मोदी जी के जो प्रयास हैं उनको सराहना कर रही है जी। मगर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके अपनी देशी नस्लों को संरक्षण करने का और संवर्धन करने का जो निर्णय लिया है जी, वो आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा निर्णय माना जाएगा अगली पीढ़ियों में। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ा निर्णय, यानी हम मान सकते हैं कि जो सरकार के निर्णय रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इस बार जो हमारी सरकार है कोशिश यही है कि ना सिर्फ कृषि पालन बल्कि जो पशुपालन है इसको भी और तीव्रता के साथ हम आगे ले जा पाएँ। नहीं, ये 2 विषय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो प्रारंभ किया जी, वो पहले की हमारी इंडिजिनस काउस जितनी थी, देशी नस्ल की हमारी जो भी प्रजातियां थी, उनका लालन पालन होना जरूरी था। हम इस मोड़ पे चले गए थे कि ये विदेशी नस्ल की गायें आएंगी तभी हमारा दूध उत्पादन बढ़ सकता है और तभी हमारा, और ये हमारी यहाँ की गिर ब्रीड ब्राजील में जाके 50 लीटर दे रही है और हम इधर जर्सी को ढूंढ रहे हैं और इसी के पीछे चल गए। और इसी में परिणाम ये हुआ कि हमारी नस्लों की जिस प्रकार से हमें करना चाहिए था वो करने में थोड़े हम पिछड़ गए। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत जी अब इसके संवर्धन और संरक्षण के कार्यक्रमों को तेजी से लगाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के इस प्रयासों से अब उसमें नस्ल सुधारणा का बहुत ही कार्यक्रम तेजी से हम लागू कर रहे हैं जी। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि 14-15 में जी हमारा दूध का जो उत्पादन था वो 146 मिलियन टन था जी।
जो अब करीबन 210 मिलियन टन तक हम पहुंच गए। यानी एक और नई उपलब्धि हम मान सकते हैं। उपलब्धियां नहीं, मैं आपको ये फिगर के माध्यम से बताना चाहूँगा जी। कि ये हमारी जो वृद्धि हो रही है वो 6.2 से हो रही है। जी। जो दुनिया की ये एवरेज है वो 3.2 है। जी, यानी उससे दोगुनी हम मान दुनिया सकते से हैं। दोगुनी वृद्धि कोई एक क्षेत्र में डबल गुनी वृद्धि हो रही है, जी। वो भारत में हो रही है और ये एनिमल हस्बेंड्री में हो रही है। जी बिल्कुल, यही ये एक नया हमारे भारत है। पशुपालकों के लिए गौरव का विषय है। जी बिल्कुल, यानी देखिए किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं हर एक क्षेत्र में। और जैसे आपने यहाँ जिक्र किया कि जो तकनीक अब नई आ चुकी है और उसको अपनाना बेहद ज़रूरी होता है। पहले पशुपालकों के सामने चुनौतियाँ होती थी पशु स्वास्थ्य को लेकर, या पशु चिकित्सा अधिकारी जो हैं वो उनके यहाँ पर नहीं मिल पाते थे, उनको पशु चिकित्सा अस्पताल नहीं मुहैया हो पाते थे। अब लेकिन समाधान के तौर पर, क्योंकि जब अगर पशु का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो पशुपालक की जो आमदनी है वो निरंतर जारी रह सकती है। इस दिशा में भी हमने कई प्रयास किए हैं। ये तो इतना अहम मुद्दा था कि हम आदमियों ने, मैं तो ये कहने में जरा भी संकोच नहीं रखता हूँ जी। कि ये हमारी मानवी की जो बुद्धि है वो इतनी स्वार्थी बुद्धि थी जी। कि हमने हमारे लिए तो एम्बुलेंस बना लिए थे, मगर पशुओं के लिए किसी ने सोचा ही नहीं था। जरूरत हमसे ज्यादा इनको थी। जी। हम तो बस में बैठ के भी जा सकते हैं, रिक्शा लेकर भी जा सकते हैं, टैक्सी लेकर भी जा सकते हैं, किसी को कह सकते हैं, कोई हमारी मदद कर सकता है। वो पशु के पैर में चोट लग गई, वो किसको कहेगा? जी। उसको कैसे ले जाया जाएगा? और तहसील लेवल पे कहीं कहीं पे तो इनकी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं थी। तो लेकर जाना चाहे तो भी कहाँ लेकर जाए? जी। ये समस्या से सबसे ज्यादा एम्बुलेंस की आवश्यकता आदमी से पहले अगर होनी चाहिए थी तो वो पशुओं के लिए होनी चाहिए थी। मैं देश के पशुपालकों की ओर से, ये मेरे किसान भाई बहनों की ओर से नरेंद्र भाई को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मोबाइल वेटरनरी यूनिट जी पूरे देश में भारत सरकार के 100% लागत से देने का निर्णय किया है। ये भी मोदी जी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय मैं मानता हूं कि हमारे पशुपालन क्षेत्र में। जी बिल्कुल, देखिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय और यही बदलाव है, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि पशुपालन क्षेत्र की बात की जाए, डेयरी क्षेत्र की हम बात करें, और इसी के जरिए हम मान सकते हैं मंत्री जी की जो आत्मनिर्भरता है उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्लोगन है उसका तात्पर्य यही रहा है कि हमें हमारे देश को हमारी ज़रूरतों के लिए किसी पे निर्भर नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें आयात को कम से कम घटाना चाहिए जी। और हम निर्यात करने की क्षमता में हर क्षेत्र में होना चाहिए। इन्हीं को लेकर इस एरिया में ये तब हम कर पाएंगे जब हमारे पशुओं का स्वास्थ्य पे हमारा ध्यान रहेगा। मुझे इन सब साथियों के बीच में और आपकी चैनल के माध्यम से बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है। जी। जैसे मैंने अपनी प्रारंभिक बात में भी कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना संकट को हल करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए जिस प्रकार का कार्यक्रम लिया जी। और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लिया गया जी। और मैं तो ये आपके सामने इकरार भी करूंगा कि आज भी मैं बिना मास्क के आपके साथ बैठ सकता हूं तो ये वैक्सीनेशन की वजह है। बिल्कुल, बिना वैक्सीनेशन से ये नहीं हो सकता था। जी। इसकी पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, मगर मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से एक पशुपालक के नाते गर्व भर कहना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस देश के मवेशियों के लिए वैक्सीनेशन करने का कार्यक्रम 1 साल पहले मंजूर कर दिया था। कोरोना वैक्सीन से पहले जी। उससे पहले हमारा पशुपालकों के लिए ये एफएमडी के लिए, ब्रुसोलिसिस के लिए, पीपीआर के लिए ये वैक्सीनेशन भारत सरकार की ओर से 100% भारत सरकार के सहयोग से पूरे राज्यों में चलाने का निर्णय 1 साल पहले कर लिया था और इनके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे नाना मंत्री जी ने पशुपालकों के लिए किया।
यहाँ क्योंकि टीकाकरण जो है जिसका आपने जिक्र भी किया काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अब किस तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम को आपने देखा कि उसमें बदलाव हुए हैं? पहले एक पशुपालक जो है थोड़ा सा चिंतित हो जाता था कि टीका नहीं लगवाएंगे, कभी किसी तरह का और कुछ पशु को रोग हो जाए या दूध उत्पादन जो है कम हो जाए। बतौर आपने कहा कि मैं खुद एक पशुपालक हूँ, बतौर पशुपालक भी किस तरह का अनुभव आप देखते हैं पहले और अब की आज के समय में? नहीं, पहले तो जब ये भारत सरकार की ओर से सीधी 100% की सहायता नहीं होने की वजह से जो प्रोग्रेसिव राज्य थे जी, वो अच्छा कर रहे थे। कहीं कहीं पे जहाँ मिल्क का जो कोऑपरेटिव्स बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा है, जैसे कि हमारे गुजरात में अमूल वाले हैं जी, तो वो अपनी ओर से कर रहे थे, अपने जो डेयरी फार्मर्स थे जी। उनके लिए वो सुविधाएं दे रहे थे। आम पशुपालक के लिए सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब भारत सरकार के सहयोग से सभी प्रांतों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बड़े वैज्ञानिक तौर से चल रहा है। जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं हमारे पशुपालकों को, ना सिर्फ योजनाओं के ज़रिए बल्कि इनका जो क्रियान्वयन है वो किस तरीके से होता है, और जिसका जिक्र यहाँ शुरुआत में मंत्री जी ने भी किया। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर बात की जाए, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और किस उद्देश्य के साथ हुई, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आइए इस बारे में नज़र डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पशुपालन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8 सालों में जमीनी स्तर पर कई ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन सरकार के इन्हीं सराहनीय प्रयासों में से एक है। देसी नस्लों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत सरकार देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा देकर दूध के उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। योजना का उद्देश्य इन पशुओं में होने वाली बीमारियों को रोकना भी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 2025 करोड़ रुपए के बजट से की गई थी। साल 2020 तक इस मिशन पर लगभग 1842.76 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके थे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत सरकार 80% मवेशियों की नस्ल सुधार में लगी है। इस मिशन के तहत गोकुल ग्राम भी बनाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से न सिर्फ बेहतर उत्पादन लेने में मदद मिल रही है, बल्कि इसके जरिए किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। सरकार IVF, लिंग क्रमबद्ध वीर्य और जीनोमिक चिप के जरिए नस्ल सुधार के लिए किसानों को उनके दरवाजे पर प्रौद्योगिकी पहुंचा रही है। नस्ल सुधार में तेजी लाने के लिए 2 से 3 साल तक प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था पर 5,000 रुपए IVF सब्सिडी सीधे किसानों को दी जा रही है। 12 अंकों के बार कोडेड ईयर टैग के जरिए पशु को विशिष्ट पहचान दी जा रही है। पशुपालकों के लिए 2020 में ई गोपाला ऐप की शुरुआत की गई। ई गोपाला ऐप पशुपालकों की मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिल रही है। सरकार FMD, ब्रुसेलोसिस, PPR और क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए किए जा रहे टीकाकरण के लिए 100% फंडिंग कर रही है। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट का भी पुनर्गठन किया गया है। ये प्रोग्राम 2021-22 से 2025-26 तक लागू किया गया है। NPDD योजना का मकसद दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और संगठित दूध खरीद में हिस्सेदारी बढ़ाना है। दूसरी ओर सरकार मछली पालन को लेकर भी काफी सतर्क है। मछली पालन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े लोगों के उत्थान के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू कर रखी है। मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। मत्स्य योजना का मकसद नीली क्रांति के जरिए देश में मछली पालन क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूरे 5 साल के लिए लागू की गई है।
योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान लागू रहेगी। इस योजना से मत्स्य पालन क्षेत्र में 9% की सालाना दर से वृद्धि के साथ 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य है। तो जाना आपने इस रिपोर्ट के जरिए भी किस तरीके से जो बदलाव है वो आ रहा है हमारे पशुपालन क्षेत्र में, मत्स्य पालन क्षेत्र में, और जिसका जिक्र हमने इस रिपोर्ट में किया। मंत्री जी, आपसे भी उस बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेना चाहेंगे। कृत्रिम गर्भाधान की अगर बात की जाए या की अगर हम बात करते हैं, या इसके साथ साथ जो हमारे सेक्स सॉर्टेड सीमेन की उपलब्धता की बात है, तो ये सारे ऐसे प्रयास हैं जो शायद पहले कभी नहीं सोचे गए थे और आज के समय में यही हैं जो हमारे पशुपालकों को और मजबूती दे रहे हैं। ये जो कृत्रिम गर्भाधान का विषय रहा, इससे दो फायदे किसानों को ये होता है। अच्छी नस्ल का सीमेन उसके पशु के लिए मिल सकता है। अच्छी नस्ल के सीमेन को पाने के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काम में आता है, और दूसरा अब सीमेन को सेक्स सॉर्टेड सीमेन बना देने से उसी सीमेन का प्रयोग करने से बच्चियां 90% तक की ये सक्सेस, अभी इसका रेट हमें जो मिल रहा है फील्ड से, वो अच्छे से उसमें उसका उपयोग हो रहा है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमेन लगाने से फिर इनको ये भी निश्चित हो जाता है कि बच्चियां ही आएगी और ये भी अच्छी नस्ल की आएगी। तो ये दोनों को एक साथ लगाने से जो प्रक्रिया लंबे अरसे तक करने से उनकी क्वालिटी सुधरती थी, ये अब 2-3 साल में ही किसान अपना घर पे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय को या भैंस को या बफेलो को भी कर सकते हैं। जी, और इसके लिए आइए हम रुक करते हैं राजस्थान के जयपुर का, जहां से हमारी सहयोगी जो हेमलता जी हैं वो जुड़ी हैं, उनके साथ भी हमारे किसान जो पशुपालक हैं वो मौजूद हैं। हेमलता जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का जो बदलाव है आपके साथ जो मौजूद किसान और पशुपालक भाई हैं हमारे, वो देखते हैं वहाँ पर। राम राम सा खमा घनी, डीडी राजस्थान के जयपुर स्टूडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान की विषम जलवायु परिस्थितियों में यहाँ के किसान बहुत कर्मठ हैं और बहुत ही विषम परिस्थितियों में वो कृषि करते हैं, और कृषि के साथ साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन करके वो न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से संबल बना रहे हैं, खुद को सक्षम बना रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी वो सहयोग कर रहे हैं। और बहुत सारे राजस्थान के अलग अलग जिलों से हमने प्रगतिशील किसानों को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपसे हम रूबरू कराना चाहेंगे। डेयरी और पशुपालन में बहुत ही अग्रणी काम कर रहे हैं गंगाराम जी। आप जयपुर जिले से हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। गंगाराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, अपने अनुभव बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो राम साहब, और मैं पशुपालन मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम किसानों की, आप और साथ में प्रधानमंत्री जी का भी आभार करना चाहता हूं कि किसानों की सुध तो ले रहे हैं आप। पशुपालन मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि साहब, ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेन है उसके ऊपर अनुदान और उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हर किसान उसका फायदा ले सके। हाँ गंगाराम जी, आप अपने फील्ड में जो पशुपालन में आपको सेक्स सॉर्टेड सीमेन में या और किसी मिल रही है, और साथ ही बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी रुकावट के ये सारी सुविधा हमें मिल रही है। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद। जैविक खेती के ऊपर जैसे सरकार ने जोर दिया, इसे हमारी देसी नस्लों पर भी सरकार ने जोर देना चाहिए, उस पर कुछ सब्सिडी करनी चाहिए, जो किसान को समस्या नहीं हो। इस सब्सिडी के कारण से किसान हमारे देश के वहाँ देसी गाय, भैंस, बकरी का पालन हो जाए तो हमारा दूध है वो आने वाली पीढ़ी को गुणवत्ता मिल जाएगी। अपने दूध में इतनी गुणवत्ता नहीं है जो विदेशी गायों के में है जितनी। आज अपनी देसी गाय का दूध, दही, गोबर, गोमूत्र, इससे सारी दवाएं बनती हैं और वह गुणवत्ता है। इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि पशुपालन पर अच्छी सी अच्छी नस्लों को सब्सिडी दी जाए और किसान भाई उसका गौ पालन किया जाए। बहुत ही अच्छी बात आपने रखी है बहन जी। पूरे देश की माताओं की ओर से आप बोल रही हो ऐसा लग रहा है, और अभी दुनिया को पता लग गया है कि आपको बनना है, बचना है और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करनी है तो अपने बच्चों को देशी गाय का दूध घी खिलाना पड़ेगा। ये अब सभी को पता लग गया है। और देशी गायों को संवर्धन करने के लिए भारत सरकार की ओर से आपको 50% की सब्सिडी से आपको ब्रीड फार्म करने की सुविधा है।
आप अपने राज्य के विभागों की ओर से और हमारे विभाग का संपर्क करके उनका बेनिफिट ले सकते हो, और वो सारी देशी नस्लों के ब्रीडिंग के लिए उपलब्ध हैं, सारे देश के लिए उपलब्ध हैं। आपके राज्य के लिए भी हम ये सहायता देने के लिए तैयार हैं। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है कि जो हमारे पशुपालक चाहते हैं, जो हमारा किसान चाहता है, उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, और फिर वही बदलाव है जो इन पिछले 8 वर्षों में हम देख पा रहे हैं। किस तरह का यही जो बदलाव चलता आया है। और जैसा हमने आपको बताया था, स्टूडियो में भी हमारे साथ जो किसान हैं, पशुपालक हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं में से एक यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं पशुपालक जो कि डेयरी फार्मिंग में काफ़ी आगे निकल रहे हैं। असीम जी यहाँ पर मौजूद हैं। असीम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार की योजनाओं की हम बात करते हैं कि उसमें जो बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं 8 वर्षों के दौरान, आपने किस तरीके से देखा है, ना सिर्फ क्रियान्वयन बल्कि इसका जो बदलाव भी हम देखते हैं? तो पहले तो ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, इसमें इतने सारे किसान भाई आए हुए हैं, गौपालक आए हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बदलाव जो हो रहा है वो दिखा रहा है। क्योंकि पहले ये कभी नहीं हुआ था कि किसान आके डायरेक्टली मंत्री जी के साथ बैठकर बात भी कर सकते हैं या कुछ शेयर कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक दो, बहुत सारी योजनाओं को मंत्री जी ने खुद बताया और आपने और हमने भी जयपुर केंद्र से देखा, वो सब शेयर कर रहे थे। तो वो कॉमन चीज़ें हैं, जो मैं चीज़ मेन देखता हूँ एक गौपालक के रूप में, वो ये है कि जो भारतीय नस्लें हैं उनके ऊपर जागृति ज़्यादा बढ़ी है। सरकार ने इसको काफ़ी पुश किया है अपने लेवल पे, और जब सरकार की तरफ से पुश होता है तो वो नीचे तक जाती है, एंड यूज़र तक, एंड किसान तक पहुँचती हैं। पारदर्शिता इसमें हम मान सकते हैं किस तरीके से आई है, और ना सिर्फ इनका अनुभव जो है उसको एक रिपोर्ट के ज़रिए भी हमारे जो बाकी दर्शक हैं उनको हम यहाँ दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हमारे देश का जो किसान है, पशुपालक है, वो अब आगे बढ़ रहा है और उसको मजबूती दे रही हैं, सहयोग दे रही हैं, मदद कर रही हैं हमारी सरकार की योजनाएं। हिता भारत की एक यूनिक संस्था जिसके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित 3 ऑर्गेनिक डेयरी फार्म्स हमारे देश की ग्लोरियस डेयरी ट्रेडिशन के रिवाइवल में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। So I started as a software engineer. I have around 15 years of experience. और इसी बीच थॉट आई कि क्या इंडिजिनस काउस की जो कंडीशन हम देखते थे उनको लेकर, उन काउस को लेकर क्या हम एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो ये एक थॉट थी, 2 गायों से शुरू करके, 2 लोगों से शुरू करके 80 हेडस्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो क्लियर था फ्रॉम डे 1 कि जो भी गाय हमारे यहाँ आती है या पैदा होती है वो एंड टू एंड रहेगी, मतलब अपने अंतिम समय तक रहेगी। कोई बछड़ा जो भी पैदा होता है वो भी अपने अंतिम समय तक रहेगा, और उनके जो दूध दे सकती हैं वो दूध देती हैं। गोबर, गौमूत्र यूज़ करके हम पंचकव्य मेडिसिन बनाते हैं, गौ आधारित कृषि करते हैं, और दूध की जो चीज़ें बनती हैं इन सभी से लगभग 90+ प्रोडक्ट संस्था बनाती है, उनको सेल करती है वर्ल्ड वाइड, और जो भी उस इनकम होती है वो बाकी दोबारा आकर दोबारा इन्वेस्ट होती है संस्था के अंदर। तो एक साइकिल है, और ये अपने आप में कंप्लीट मॉडल है। ये एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और ये बनी इसलिए थी ये दिखाने के लिए लोगों को कि देसी गौवंश को पालकर एथिकली आप भी एक संस्था रन कर सकते हैं। हमारे साथ देखिए असीम जी यहाँ मौजूद भी हैं, और किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि ना सिर्फ जो पशुपालक है, किसान है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जिस पुश का जिक्र यहाँ असीम भी कर रहे थे वो उनको यहाँ सीधा मिला है। खुद मंत्री जी, आप कुछ इनको और कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पशुपालन क्षेत्र को, पशुपालकों को, सभी को, इनको परंपरागत रूप से पशुपालन करने के बजाय टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, नवाचारों को इसमें स्थान देते हुए, मैं पढ़े लिखे हमारे नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पशुपालन नहीं कर रहे हैं, आप एक नया इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, नया एक उद्योग कर रहे हैं, और ख़ास करके देश की आने वाली पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण खुराक तैयार कर रहे हैं। गाय का दूध, घी खिलाना आने वाली पीढ़ी को, मैं नहीं मानता हूं कि इससे बड़ा उपकार आप कोई नई पीढ़ी पे कर सकते हो। सो देशवासियों के लिए 80 अपनी देशी नस्ल के घी, दूध का पुरवठा हमें वो सारे देशवासियों के लिए उपलब्ध कराना है। उसी में हमें जुड़ना चाहिए, नई पीढ़ी को जुड़ना चाहिए। और जैसे वो बता रहे थे, अभी आपने स्टूडियो में देखा कि वो गाय को अभी दूध के
लिए ही नहीं रखते हैं। गोमूत्र का भी इतना ही उपयोग हो गया है। जी, भारत सरकार की जो नीतियां हैं पशुपालन के प्रति, उसी के जरिए आप काम करोगे तो आप बहुत ही अच्छी कमाई भी कर सकोगे। और यही एक पहल हम देखते भी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए, स्टार्टअप्स की बात करें तो पहले दूसरे क्षेत्रों में देखते थे, लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा कि बहुत ही तेज़ गति के साथ जो हमारा पशुपालन विभाग है, मंत्रालय है, इस दिशा में भी अब हमारा एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बढ़ रही है। लगातार जो स्टार्टअप्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में बंसी गौशाला है और सुतरिया हमारा उसका मालिक है जी, गोपाल भाई। 200 रुपया लीटर दूध बेच रहे हैं। अब ब्रांड हो गया है तो इनके पास लोग क्यों में हैं। और गाय का घी 4000 रुपया किलो। अब उनके पास मटेरियल नहीं है जी, आज आप फोन करोगे तो कल नहीं मिलने वाला है, आपको क्यू में खड़ा रहना है। ये अब अवेयरनेस जो आ गया है, ये कोरोना के कई हमने खराब अनुभव भी लिए, मगर ये एक अनुभव अच्छा भी अब आ रहा है कि अभी पूरी दुनिया को अवेयरनेस एक आ गया कि क्या खाना चाहिए। इसमें इतना अवेयरनेस आ गया है, काफ़ी जागरूक हो गए हैं और लोग बड़े अवेयर हो गए हैं। और इसमें सबसे अच्छी अवेयरनेस ये आई है कि गाय का दूध घी ये सबसे अच्छा इम्यूनिटी देने वाला मटेरियल है। ये अब पूरे विश्व ने मान लिया है। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम इनके लिए प्रोवाइड करने के लिए तैयारी करें। जी बिल्कुल, पोषण के लिहाज से यानी हमें और यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और उसी लिहाज से देखिए लगातार जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं। अब आइए हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहाँ से राजेंद्र जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं अलग अलग किसानों, पशुपालक भाइयों के साथ, बहनों के साथ। वहाँ जाने उनसे हम कोशिश करेंगे किस तरह का अनुभव जो है वहाँ पर हमारे पशुपालकों का, किसानों का रहा है। माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से जय जोहार, राम राम। जय जोहार, राम राम। माननीय मंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य से कोने कोने से आए हुए ऐसे हमारे किसान हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के आत्मनिर्भर हुए हैं। आइए ऐसे ही किसान से सुनते हैं सफलता की कहानी, उनकी ही जुबानी। नमस्कार सर, मेरा नाम सतबीर जुनेजा है। ऑस्ट्रेलिया से अपना MBA कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस अपने प्रदेश पहुंचा तो मैं बहुत से कार्यों को ढूंढ रहा था कि मैं क्या करूं, कुछ अलग करूं अपने देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए। इसी दौरान मुझे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चला और मैं इस योजना की तरफ आगे बढ़ा। आज सर, जो मछली के लिए हम डिपेंडेंट थे, जो सीड के लिए हम डिपेंडेंट है, यहाँ से हमारा बीइंग एन यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द कंट्री, मेरा ये सोचना है कि हमारी वो डिपेंडेंसी को हम कैसे ख़त्म कर सकें यहाँ से डाउन द लाइन 3 साल 5 साल में। तो हमने बहुत छोटे से स्तर में ऐसी कुछ मछली जो स्पीशीज़ जो हमें नहीं मिल रही थी, जब मैं इतना घूम घूम के इसके बारे में मैंने स्पीशी को ढूंढ रहा था कि मुझे सीड कहाँ से मिलेगा, और मैं इतना परेशान हो रहा था, तो एक आम किसान कितना परेशान होगा, ये सोच के मैं इस तरफ आगे बढ़ा हूँ। और इस योजना के तहत हमारे जो प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं इस डिपार्टमेंट से, फिशरी डिपार्टमेंट से, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है और बहुत सपोर्ट किया, और आज उनके करके मैं इस योजना का लाभ ले पाया हूं। और यहाँ से कुछ मछलियों को हम जो नहीं मिल पा रही थी उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं, बहुत छोटे से स्तर से आगे बढ़े हैं, और अब उसको कमर्शियली करना चाह रहा हूं, और अपने आसपास के जितने किसान हैं उनको उसका लाभ मिले उसकी तरफ मैं आगे सोच रहा हूं सर। क्योंकि हमने अपने फार्म में उसको करने के बाद में ये सीखने को मिला कि भाई एक सरकार से क्या सपोर्ट मिल सकता है हमें। तो जब मैंने 5 साल पहले एक छोटा सा पॉन्ड खोदा और उसमें मछली पालन किया, तो मुझे वहाँ पे सीड के लिए और फीड के लिए, दोनों के लिए बहुत योगदान मिला, और इवन उस पॉन्ड की खोदाई करने के लिए भी मुझे बहुत अच्छा योगदान मिला था सर। पहले साल में इन्वेस्टमेंट जो था वो मुश्किल से 1.5 लाख रुपए का था, और 3-3.5 लाख रुपए का मुझे रिटर्न आया उस पर। तो देखिए किस तरीके से ना हम कहते हैं कि जो कहा वो किया अभी, और ये हम खुद से नहीं कह रहे हैं, जो हमारे पशुपालक हैं, जो किसान हैं, वो खुद अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं। और ख़ासतौर से जब मछली पालन क्षेत्र की हम बात करते हैं मंत्री जी, तो हमने देखा कि ना सिर्फ जो इसका निर्यात भी जो है, हमने देखा कि यहाँ तो नई नई तकनीक को हमारे जो मछली पालक हैं अपना ही रहे हैं और हमारे साथ जुड़े भी, लेकिन जो इसका खासतौर से निर्यात की अगर बात की जाए तो उसमें भी करीब 55% से ज़्यादा का जो इजाफा है वो हमने देखा, और हमारे जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मछली का जो निर्यात है जी, ये हम करीबन 112 से ज़्यादा देशों में कर रहे हैं जी,
और इससे बहुत ही अच्छी मुद्रा, विदेशी मुद्रा कमाने का भी हमारे देश के लिए ये संसाधन है। और हमारे पास 8000 किलोमीटर का सीशोर है जी, बड़ी लंबी हमारी समुद्र सीमा है जी, और इसके चलते इसी में और संभावनाएं भी बहुत हैं। इसमें अभी थोड़ा स्टॉक का इश्यू आता है और इसी को हल करने के लिए जी, अब हम इसमें रिवर रेंचिंग कर भी रहे हैं और समुद्र में भी इस स्टॉक को बढ़ावा देने का बड़े पैमाने पे भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम हम हाथ पे ले रहे हैं जी, और इसी में मत्स्य संपदा योजना और अपना फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड करके भी एक योजना जी। भारत सरकार की ओर से, जिसके आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम बढ़ावा देने का कर रहे जी। हैं। और इन दोनों योजनाओं को साथ में जोड़कर हमारे नौजवानों को इस एरिया में और भी आगे आने की आवश्यकता है, जिससे हमारे देश की विदेशी मुद्रा कमाने की जो हमारी कल्पना है और हमारे प्रधानमंत्री जी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो इसमें सार्थक हो ये फिशरीज डिपार्टमेंट अपना बहुत अच्छा योगदान कंट्रीब्यूट कर सकता है। जी। और अभी तक भी एक अच्छा योगदान जो है हमने देखा है हमारे मत्स्य पालन की अगर बात की जाए। और क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जो आंकड़े हैं, अगर हमें जब तक आंकड़े नहीं पता होंगे तो लगता है कि शायद ऐसा हुआ भी है या नहीं, तो जो आंकड़े हैं वो खुद बोलते हैं। तो आइए अब रुख कर लेते हैं हमारी सहयोगी राधिका का, जो मत्स्य पालन से संबंधित कुछ आंकड़े जो हैं वो हमारे साथ साझा कर रही हैं। जी राधिका। हम सिर्फ कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी परचम लहरा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े लगातार ये बात को बयां कर रहा है। अगर बात मछली उत्पादन की करें तो साल 2000 से 2014 में कुल मछली उत्पादन 95,79,000 टन रहा है, जबकि साल 2020-21 में ये बढ़कर करीब 1 करोड़, जी हाँ 1,47,00,000 टन के पार चला गया है। उत्पादन ही नहीं, मछली निर्यात के क्षेत्र में भी हम अपनी स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। बात 2013-14 में ये करीब आंकड़ा जो है 3,213 करोड़ रुपए का था, और वही बात 2020-21 की करें तो ये बढ़कर 43,720 करोड़ पर पहुंच गया है। जी हां, आसमान को छूता हुआ ये आंकड़ा, सफलता की ओर मोदी सरकार बढ़ रही है। तो जाना आपने कुछ आंकड़ों के माध्यम से किस तरह से लगातार जो बदलाव है वो हुआ है, और इसमें योजनाएं जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और केसीसी का फ़ायदा भी देखिए अब इस क्षेत्र में हमारे जो मछली पालक हैं उनको मिलने लगा है। अब भाई हमारे साथ स्टूडियो में मेरी सहयोगी मोनालिसा यहाँ मौजूद हैं। मोनालिसा, यहाँ भी हमारे साथ जो किसान हैं, पशुपालक हैं, उसमें भी कुछ ऐसे हैं जो फिशरीज़ में काफ़ी सक्रिय हैं मछली पालन में। मैं चाहूँगा उनसे आप अगर बात कर पाएँ। बिल्कुल मुकुल, यहाँ पर बहुत सारे जो प्रगतिशील पशुपालक हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और जैसा कि मंत्री महोदय ने कुछ देर पहले भी कहा कि जो देसी गाय पालन है वो करना बेहद ज़रूरी है। और मछली पालन के तो आंकड़ों के लिहाज से भी हमने देखा कि किस तरह से इस क्षेत्र में प्रगति हुई है। मैं आपकी बात करवाती हूँ एक ऐसे प्रगतिशील पशुपालक से जो कि देसी नस्ल के गाय पालन भी कर रहे हैं और मछली पालन से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए उनका अनुभव यहाँ पर हम जान लेते हैं। जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो मेरे फार्म पर मैंने 5 पौंड बनाकर 3.5 करोड़ लीटर वर्षा जल बचा के और मछली पालन कर रहा हूँ। फ्री का पानी है, फ्री का पौंड है, उसके अंदर मैंने 3 लाख रुपए की पिछली बार मछली बेची। मुश्किल से 1 लाख रुपए का सारा खर्चा लगाते हैं तो 1 लाख रुपए है, और फ्री के पौंड में मेरे को 2 लाख रुपए 1 बीघा में इनकम हुई। अगर दूसरी खेती करूँ तो वो नहीं हो पाएगी। इस तरह से किसान अगर आईएस मॉडल की खेती करता है, एकीकृत खेती करता है, तो उसको इस तरह से बहुत लाभ होगा। ऐसी योजना सारे पशुओं के लिए है। उन सभी योजनाओं का बेनिफिट लीजिए और अपने आसपास किसानों को भी दिलवाइए और उनका मेला लगवाइए आपके वहाँ। सभी अपने विस्तार में किसानों को अवेयर करके इनको इन योजनाओं का बेनिफिट लेते हुए उनके व्यक्तिगत जीवन में भी उनसे बेनिफिट उनको मिलेगा और इसी से राज्य और राष्ट्र की संपदा में भी आप वृद्धि करने का आप काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल।
तो देखिए किस तरीके से जो विकास है वो लगातार हो रहा है, और ये जो ना सिर्फ कहने के लिए बल्कि किस तरीके से देखिए जो हमारे किसानों का, पशुपालकों का अनुभव भी है, ये वही बदलाव है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरीके से बदलाव आया है 8 वर्षों के दौरान। अब आइए रुक कर लेते हैं झारखंड के रांची का, जहाँ से राकेश राय जी हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हैं, उनके साथ और भी मौजूद हैं वहाँ पर पशुपालक और हमारे किसान भाई बहन। जी राकेश जी, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का अनुभव हमारे वहाँ पर जो पशुपालक और किसान हैं उनका रहा है अभी तक, किस तरह का बदलाव उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया है? वीर बिरसा मुंडा की धरती झारखंड से माननीय मंत्री जी को जोहार, जयराम जी की जाजा से जोहार। मंत्री जी, आपकी बात कराना चाहेंगे, हमारे जो कुछ पशुपालक हैं उनसे भी उनके अनुभव से आपको अवगत कराना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम मैं जो हमारे डेयरी चलाने वाले भानु महतो जी हैं उनसे कहूँगा कि वो अपना अनुभव मंत्री जी से साझा करें। रांची में हम चाहते हैं कि शॉर्टेज सीमेंट का ज़्यादा फोकस किया जाए, यहाँ पर ही नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो है इस पशुपालन में मुर्गी पालन के लिए जो है हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, और इस प्रशिक्षण से हम लोग जो है शिक्षा पा कर के हमारे गांव में जो है हम लोगों को 100 मुर्गी सेट दिया गया, और इस 100 मुर्गी सेट जब बन गया उसके बाद में हम लोगों को 3 किस्त में जो है मुर्गी का चूजा मिला, और हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। और जब से ये पशुपालन जो हम लोग किए उसके बाद में जो है हम लोगों का आर्थिक स्थिति जो है सुधर गया, और अंडे बिक्री करके जो है हम लोग 10 से 15 हज़ार तक रुपया कमा लेते हैं, और मुर्गी भी हम लोग बेच करके जो है 30 से 35 हज़ार रुपया तक हम लोग कमा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। मैं आपसे जानना चाहता था कि ये आपको जो मुर्गियाँ मिली, जो चूसे मिले, सरकार की ओर से 50-50 की किस्त में मिले, वो लेने में आपको कोई दिक्कत आई थी? जी नहीं सर, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेना पड़ा हो? बहुत बहुत धन्यवाद। यदि मेहनत करना आप चाहते हैं तो सरकार की योजना और सरकार आपके साथ खड़ी है, ये विश्वास यदि आम जनता में बैठ जाए तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से देशवासियों को सबसे बड़ी गिफ्ट है। जी बिल्कुल। अब यहाँ हमारे साथ सहयोगी जो है मोनालिसा, इनका रुक के बाद फिर हम कर लेते हैं। मोनालिसा, हमारे स्टूडियो में भी जो महिला किसान हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरह का अनुभव उन्होंने अभी तक किया है और जो बदलाव है वो कैसे देखा है। सर, इसकी शुरुआत हुई थी मेरे नाना को 17-18 में कृषि अनुसंधान से इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड दिया गया था। तो जिन्होंने अवार्ड दिया था उस टाइम पे मैं जब उनको अवार्ड मिला था तो सब अवार्ड देते हैं अपने लड़के को, पोते को, उन्होंने वो अवार्ड मुझे दिया था। तो कुछ चीज़ें हमको छू जाती हैं उस टाइम पे कि ये हमसे कुछ चाहते हैं। मेरा मतलब मैं देखती आ रही थी कि नाना शुरू से कृषि में थे, पर हमारा बैकग्राउंड कृषि वाला नहीं था। शहरी क्षेत्र से हम गाँव में आकर रहने लगे थे पिछले 10-12 सालों से। उसी के साथ साथ मुझे जब वो अवार्ड दिया गया तो सर वो अवार्ड भी आपने ही दिया था उन्हें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। तो मुझे वहाँ पे स्टेज पे ये बोला गया था कि बेटा आप भी कुछ कृषि में करो। मतलब जाने अनजाने आपने मुझे मोटिवेट किया कि मैं उस कृषि में जाऊँ। अपने गांव में मैंने देखा कि बहुत सारी लेडीज़ थी जिनको घर से बाहर तक नहीं निकला दिया जाता था। उन्होंने अपना घर और खेत, सिर्फ 2 चीज़ें देखी थी। फिर हम सरकार की योजना NRLM से जुड़े, जिसमें हमने ग्रुप बनाया। धीरे धीरे एक ग्रुप से स्टार्टिंग की थी महिला सहभागिता जैविक समूह से। आज उस गांव में 11 समूह हैं। फिर उसके बाद हमने सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकाला वो हमने घी निकाला। जो महिलाएं उस घी को यही 600-700 ऐसे बेच रही थी घर में, उसको प्रोसेसिंग करके पैकिंग वगैरह करके वो ही घी हमने 1500 रुपये तक बेचा। जिससे उन महिलाओं को, जिन महिलाओं को सिर्फ ये बोल दिया जाता था कि तू क्या करेगी, रसोई का काम कर और गोबर उठा, उन महिलाओं ने ये तक बोला कि आज इस महीने की बच्चों की फीस मैं अपने पास से भरूंगी, आपकी नौकरी छूट गई मैं अपने पास से दूंगी। उसी के बाद मैं डाबर का और नाबार्ड का, आयुर्वेद का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी टीम को हमारे गांव में भेजकर जैविक खेती के बारे में उन महिलाओं को समझाया। उसी के तहत आज
पूरे ब्लॉक में शायद मुझे लग रहा है 200 से 250 के आसपास ग्रुप हैं जिनकी उम्मीदें हमसे ये हैं कि उस गांव में एक लड़की है जो इस कार्य को कर रही है। सर, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारा टर्नओवर 11 से 12 लाख हो चुका है, पर हमारे पास सर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। जो हमारी लागत आती है वो बढ़ जाती है क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाकर उसकी प्रोसेसिंग करानी पड़ रही है। अगर वही प्रोसेसिंग हमें अपने गांव में उपलब्ध करा दी जाए तो जो हम लागत वहाँ दे रहे थे वो ही उन महिलाओं को मिलेगी, तो उनसे उनका और रोजगार बढ़ेगा और कृषि में फ़ायदा होगा। जो 18-20 रुपये किलो गेहूँ थे वो 35 से 40 बिक रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि हमें एक प्रोसेसिंग यूनिट प्रोवाइड कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे। आप हमारे ऑफिस से जुड़ जाना, हम आपको सामने से संपर्क करके आपके गांव में जिस प्रकार का प्रोसेसिंग यूनिट आप लगाना चाहते हैं वो सारी व्यवस्था करवाने की जो भी हमारी योजना है वो आपके गांव में आपके साथ जुड़ के करवा देंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि आप एक प्रोसेस यूनिट पे भी मत रुक जाइए। हाँ, आप वहाँ से जितनी भी आवश्यकता हो गांव की और आसपास के इलाके की, उसको पूरा परिवर्तित करने के लिए हमारे सरकारी योजनाओं को अपने धरती पे उतारने का माध्यम बनना है। आपको एक ही नहीं, आप अनेक योजनाओं को आप ले जाइए। मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से हमारी बहन एकता को पूरे सरकार की ओर से और हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से भी आपको बधाई देता हूं। अब आइए हम रुक कर लेते हैं पंजाब के जालंधर का, जहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं कुछ पशुपालक और किसान भाइयों के साथ, जो बताएंगे हमें किस तरह का अनुभव उनका रहा है अभी तक। राम राम मंत्री जी। राम राम, सत श्री अकाल। मंत्री जी, हमारे यहाँ पंजाब के जो किसान हैं अलग अलग जिलों से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ा अच्छा हमारा जो काम चल रहा है इधर खेती में, और हमारा जो राज्य है कृषि प्रधान राज्य है। कृषि के साथ जो मच्छी पालन और पोल्ट्री और पिगरी की बात करते हैं उसमें ये किसानों ने काफ़ी काम किया है। मैं 99 से सूअर पालन का काम कर रहा हूँ। हमारे जहाँ जो गवर्नमेंट के फार्म है वहाँ से मैंने 3 बच्चे लेके सूअर के काम शुरू किया था। हमने ये काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि हमारे पास ज़मीन कम है, हमारे पास सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है। हमने उसी पर इसका शुरुआत करके इसको धीरे धीरे अभी 300-400 एनिमल पर लेके चले गए हैं। इसकी बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं क्योंकि ये पूरे देश में जो आवारा सूअर घूम रहे हैं उसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें FMD है, वो पहले जो भी सरकार है वो उसका एनिमल हस्बेंड्री वाले जो अफसर साहबान हैं वो बोलते हैं पहले हम गाय और भैंस को लगाएंगे। हमारे गांव में जिसके पास गाय रखी हैं, भैंस रखी हैं, उसको तो FMD के इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन जिसके पास सूअर रखा है, बकरी रखी है, उसके FMD की वैक्सीन बाद में लगाते हैं। ये जो डॉक्टर साहबान से उनसे बात की जाए वो बोलते हैं पहले सूअर को लगनी चाहिए क्योंकि सूअर ही इसका एक टाइटर है जो बीमारी फैलाता है। सूअर को बीमारी आ गई तो दूसरे एनिमल को चली जाएगी, तो जो हमारी वैक्सीन है वो फेल हो जाएगी। अपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को हमारे सामने उजागर किया है, वो है FMD की जो वैक्सीन है वो गाय और भैंस में सबसे पहले लगाई जाती हैं और सूअर वगैरह में बाद में लगाने का प्रयास हो रहा है। और ये घुमंतु एक प्राणी जैसा होने की वजह से उसी के जरिए और प्राणियों में फैलने की ज़्यादा शक्यताएं रहती हैं। सो इसको भी समान भाव से लग जाए उस प्रकार की योजना में हम ज़रूर सूचना देंगे, आपके राज्य को भी कहेंगे। और जो राज्यों से ये बॉर्डर से पशु एक दूसरे राज्य में जा रहे हैं उसी पर भी कैसे हम नज़र रख सके, नियंत्रण कर सके और इसी के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य में ये किसी रोग का संक्रमण ना हो, उस दिशा में जो कदम उठाने की आवश्यकता होगी वो भी हम राज्य सरकारों के साथ बैठकर इनको भी पॉलिसी में उसका समावेश करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को उजागर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और इस सूअर पालन में आपने
जिस प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर जो बात आपने दिया उसमें से एक मैसेज बहुत बढ़िया जा रहा है देश में कि छोटी जोत वाले जो किसान होते हैं उनको क्या काम करना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, कैसे प्रोग्राम को एडप्ट करना चाहिए, जो कम इन्वेस्टमेंट में कम जोत से भी ये काम कर सकते हैं और अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं। इस पर आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है। आपका जो सुझाव है उसका स्वागत है और इसके लिए भारत सरकार की ओर से जरूर कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद। कृषि विविधीकरण को इसके एक समाधान के रूप में देखा जाता है और आपको बता दें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक जो सफल किसान है वो सतपाल जी हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोनालिसा साहब, चाहेंगे आप उनसे खाते वो बात करें उनसे और उनका अनुभव हम जानना चाहेंगे। किस तरीके से जब छोटी जोत की हम बात करते हैं, कृषि विविधीकरण की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कृषि विविधीकरण को काफ़ी किसान अपना रहे हैं, उससे उन्हें काफ़ी सफलता भी मिली है और हमारे सामने तो इतने प्रगतिशील किसान मौजूद हैं जिन्हें उनके प्रयासों के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। हमारे लिए भी ये गौरव की बात है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सफल किसान हमारे बीच हैं। कृपया अपने अनुभव के बारे में हमें बताएं ताकि जो दूसरे किसान हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें। सबसे पहले परम आदरणीय मंत्री जी को राम राम जी। राम राम। राम राम जी। जब से हमारी मोदी जी की सरकार आई है तब से उस क्षेत्र में उस अपने वैदिक संस्कृति को जो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें गौमूत्र के रूप में, गोबर के रूप में और जो हमारा देसी गाय है उसका दूध पीला होता है, उसका घी पीला होता है, जो हमें सोने के रूप में हमें मिलता है, जिससे हमारे बच्चों के रूप में, हमारे पोषण के रूप में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। प्रधानमंत्री श्री ने भारत की कमान संभालने के बाद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र को यदि तवज्जो देने के कई बातें हम कर रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, मगर मुझे ये बताते हुए बड़ा फक्र हो रहा है कि अब पशुपालक और किसान भी पद्मश्री की श्रेणी में बैठता है। ये हमें देख के बड़ा गर्व होता है कि हमारा कोई किसान भी पद्मश्री हो सकता है और इनके कृषि कार्य को, उनके पशुपालन के कार्य को पद्मश्री से नवाजा जा सकता है। तभी ये भारतीय परंपराओं का सम्मान है और इस सम्मान को हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बढ़ावा देने का कार्य किया है, इसके लिए सारे कृषि और किसान जगत की ओर से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। जी बिल्कुल। अब आइए हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल का, जहां से हमारी सहयोगी रानी जी जो हैं वो जुड़ी हैं। नमस्कार। तालों की नगरी भोज नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपको सबकी तरफ से राम राम। हमारे भोपाल के जो किसान हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको राम राम कह रहे हैं। राम राम। राम राम सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से ज्यादा राम राम। मैं बात करना चाहूंगी राहुल परमार से। ये इन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया है, युवा उद्यमी हैं और आगे ये अपने देश को मत्स्य व्यवसाय में आगे अग्रणी करना चाहते हैं। आदरणीय मंत्री जी को व दर्शक गण को सादर प्रणाम। मैं राहुल परमार, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हमारे द्वारा हमारी निजी भूमि पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सर्कुलर चाइनीज फिश हैचरी यूनिट की स्थापना की गई है, जिसका मूल काम है मत्स्य बीजों को तैयार करना। ये हमारे जिलों का पहला प्रोजेक्ट है। अभी तक हमारे जिले में प्राइवेट सेक्टर में कोई हैचरी नहीं थी, इसीलिए किसानों को, जो मछली पालक किसान हैं, बड़ी दूरी से बच्चा लाना होता है, जैसा पश्चिम बंगाल हुआ या आंध्रा। तो इस यूनिट खुलने के बाद में हम सीहोर ही नहीं अपितु हमारे जिले के आसपास के जिलों में भी अभी तक हम 14 से 15 जिलों में मत्स्य बीज की सप्लाई कर रहे हैं। जब ये यूनिट हम ओपन कर रहे थे तो कई लोगों ने कहा था अपने क्षेत्र में पानी की कमी है, यहाँ ये यूनिट ओपन कर रहा हो, इतना खर्च होगा, कैसे क्या करोगे। तो मुझे भी थोड़ा डर लगा, पर जब मैं खुद कम से कम 200-250 किसानों से मिला और पश्चिम बंगाल, आंध्रा, इन जगहों पे भी गया, मैंने चीज़ों को देखा कि वाकई में ये एक समस्या है कि मछली पालन के क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता के मत्स्य बीज की उपलब्धता नहीं रहती। तो अगर हम इसको साइंटिफिक तरीके से करें तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। और चूंकि हमें
हमारे साइंटिस्ट लोगों का, फिशरीज डिपार्टमेंट का, जिला प्रशासन का सहयोग है, तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और इस यूनिट को हमने 2-2.5 एकड़ से शुरू किया और 1.5 से 2 साल में ही हम इसको करीबन 11 एकड़ पे ले गए अभी। इसके साथ साथ हम डेयरी का भी काम कर रहे हैं। करीबन हमारे पास पर डे 5,500 लीटर का दूध का कलेक्शन है, जिसमें करीबन 350 किसान जुड़े हुए हैं। अभी हमारे गांव से जुड़े हुए 7-8 गांव में दूध का कलेक्शन होता है, फिर हम उसको चिलिंग सेंटर पे इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में इसको हम छोटे छोटे काउंटर के माध्यम से बिकवाते हैं और हमारे यहाँ छोटी सी प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें दूध, पनीर, घी, मावा हम ये बनाते हैं और हमारे यहाँ से छोटी यूनिट से ही ये सारी चीज़ें प्योर है तो डायरेक्ट बिक जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये आग्रह चाहूँगा कि आपके माध्यम से इस तरफ ध्यान आकर्षित करें कि क्षेत्रीयता उत्पादन जो चीज़ें होती है उनको हमें अपनाना होगा। नहीं, ये राहुल जी को मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार की ओर से और उसका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर किया जी, जो हम सबको संज्ञान में लेना चाहिए और ख़ास करके मत्स्य पालन करने वाले किसानों को उन्होंने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी है कि आप मत्स्य पालन करने में जब आगे बढ़ें तो ऐसे ही मत आगे बढ़ जाना, प्रशिक्षण जरूर, किसी जगह पे जानकारी लेना, जो कर रहा है उसको एक बार देख लेना, उसके बाद उस काम में आगे बढ़ना। सो अवेयरनेस करके काम में आगे बढ़ना, सजागता से आगे बढ़ना, वो एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि फिर बाद में बिना जानकारी के नुकसान उठाने से वो नेगेटिव हो जाता है और बाद में बताता है कि हमने भी किया था मगर ये करने योग्य नहीं है, इसमें तो नुकसान होता है क्योंकि गलती उसमें कहीं प्रोसेस की होगी। सो इसी प्रकार चीज़ों को जानकारी लेते हुए आगे बढ़ने की उन्होंने जो इस युवान ने, ये राहुल जी अभी बड़े नौजवान हैं और नए एंटरप्रेन्योर हैं, ऐसे नौजवान ही इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपके साथ राहुल जी, आपके साथ सहमत हूँ कि आपने क्षेत्रीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का कोशिश किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है जी कि हमें जो भी लोकल है उसी पे ही पहले खरीद करना है। सो हमें लोकल चीज़ों के लिए वोकल बनना है और वोकल ही नहीं बनना है, अब हमारी लोकल चीज़ को लेकर ग्लोबल में ले जाना है। आपकी चीज़ का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अब आइए रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता का, जहां से हमारे सहयोगी जो हैं वो जुड़े हैं और उनके साथ कुछ पशुपालक किसान भी मौजूद हैं। जल्दी से जो वहां हमारे साथ जुड़े हैं किसान भाई, उनका अनुभव हम जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से मैं मंत्री जी को राम राम कहना चाहूंगा। जी राम राम। प्रगतिशील किसान हैं, वो बताएंगे अपने बारे में। माननीय मंत्री जी राम राम है, सबको नमस्ते। मेरा नाम अमित बेरा, गांव का नाम त्योरखाली, पश्चिम बंगाल से। हमारा जे बकरी फार्म भी है, जे बकरी फार्मेर जे डांग माने तार जे बीजटा दिए भार्मी कम्पोस्ट बानाएंगे। तो सेई भार्मी कम्पोस्ट एवं गाँव के से जे जत गरु आछे, गरुर जे काउ डांग तार जड़ो करेंगे एवं सेखाने कम्युनिटी बेस्ड भार्मी कम्पोस्ट बनाएंगे एवं गरु से जे यूरिन है जीवामृत बनाएंगे। तो से भार्मी कम्पोस्ट एवं जीवामृत हमारा जो खेत में सेखाने यूज करेंगे एवं सेटा लोकल मार्केटे मार्केटिंग करेंगे। हमारा जो एंटरप्राइज है सेखाने 6 जन युवा किसान सेखाने एमप्लॉय है एवं तार साथे साथे हमारा जो खेत आछे सेटा एकटा इंटीग्रेटेड फार्म है, जेखाने लो लैंडे सेखाने तालाब खनन करेंगे, सेखाने मछली एवं हांस पालन करेंगे। जेखाने मीडियम लैंड सेखाने पैडी, मास्टर एवं वेजिटेबल करेंगे। अपलैंडे एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे। तो से एग्रो फॉरेस्ट्री पेड़ के पाता सेखाने हार्ब्स, बकरी एवं काउर सेगला खाएंगे एवं तार जे बीजटागुला सेगला होच्छे आबार भार्मी कम्पोस्ट बानाएंगे, एक इंटीग्रेटेड सर फार्म बानेंगे। तो हमार इनपुट कस्ट खूब लो एवं पर ईयर हमार प्रॉफिट 1.75 लाख एवं एटा एकटा खूब लाइव मॉडल एवं एक फार्मार्स फील्ड स्कूल, सेखाने बहुत बीसी केवी प्रफेसर केवी के
एवं बहुत स्टेट से प्रोग्रेसिव फार्मर हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग करे सीखेंगे। धन्यवाद अमित जी, आपने अपनी बात हिंदी, बंगाली, गुजराती सबको मिला के अच्छी तरह से हमको बताने का कोशिश किया और देश के किसानों को ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आपने एक सर्कल बनाया है। छोटे खेत में पॉन्ड भी बनाया है, गाय भी रखा है और धान की खेती भी कर रहे हैं, मक्के की खेती भी कर रहे हैं, कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रहे हैं, जो आप मेड़ पे पेड़ लगा के अपने छोटे खेत में इन सारी चीज़ों को लगा के फिर आप जैविक खेत भी बना रहे हैं, जीवामृत भी बना रहे हैं और इन्हीं की प्रोडक्ट को ही आप अपने खेत में खाद में लगा रहे हैं और अपने ही प्रयोग से अपनी कॉस्ट को नीचे कर रहे हैं। ये एक बहुत ही उम्दा उदाहरण पश्चिम बंगाल के भाई अमित जी ने हमारे सामने रखा है कि किसान अगर चाहे तो अपने आप में आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है। वो खाद खुद की बनाता है, वो धान खुद का बनाता है और फिर एफपीसी बना के जो अपने खेत से जो भी कुछ चीजें बनती हैं तो उसका मार्केटिंग का सपोर्ट वो एफपीसी के माध्यम से ले रहा है। वो एफपीओ और एफपीसी एक किसानों को साथ में जोड़कर एक ताकत खड़ा करने का भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण योजना है। उनका बेनिफिट आप सब किसान उठा रहे हैं और अपने किसान के जरिए सबको दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं भाई अमित जी को, पश्चिम बंगाल के इस किसान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, साथ ही मंत्री जी आपने भी इतना जो कीमती वक्त है वो हमारे लिए और साथ ही हमारे साथ जो किसान जुड़े अलग अलग राज्यों से, स्टूडियो से, इनके लिए दिया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में किस तरीके का बड़ा बदलाव आया है, ये सारी जानकारी आपने जानी महज 3 घंटों के भीतर। हमने ये पूरी कोशिश की कि सारी जानकारी आपको मिले और इसके साथ साथ ये जानकारी में शामिल हुए हमारे कैबिनेट मंत्री, साथ ही उन्होंने देश भर के किसानों के साथ संवाद भी किया और खुद उन किसानों ने बताया कि किस तरह का अनुभव वो करते हैं। जो बदलाव है सिर्फ कागजी नहीं है बल्कि वास्तविकता में अब नजर आता है। आगे भी ये जो बदलाव है जारी रहेगा और आज के कार्यक्रम में ना सिर्फ आपने जानकारी ली है अलग अलग योजनाओं के बारे में, बल्कि आपने आनंद भी लिया है अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य का। तो ये जो जानकारी का सफर है आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम आपसे ले रहे हैं विदा इस वादे के साथ कि लगातार आपको हम जागरूक करते रहेंगे। हर वो जो जानकारी आपको जानना जरूरी है वो आपको हम बताते रहेंगे। लेकिन आपको जाते जाते हम छोड़ जा रहे हैं असम के बिहू नृत्य के साथ। तो आप आनंद लीजिए इस लोक नृत्य का और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोई सैने हर मुगारे महुआ वोती कोई सैने हर मागो होताते कोई सैने हर वहा घर भी हुटी न पाटी कने को थाको सदै मैना ओई गावे खनी थामोली
কোম্পানি জাহাজ পৃথিবী তলে বলে দেখো ও সাপাইতে কলিকাতার জাহাজ মনুমতি বাতুরি হদ পিয়ায় পিয়ায় ও লাহোরে রেলগাড়ি চলিছে ও লাহোরে রেলগাড়ি চলিছে ও লাহোরে রঙ্গিয়ার গোধূলি হল তোমাকা নিম্বুলি ও লাহোরে ভরে ঘর হাসিল লাহোরে ভরে ঘর হাসিল লাহোরে গরু বাঁধা গোয়ালি হল লই নেজাবি ওই কানিয়া লই নেজাবি কানি দিব